हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्लास 12 इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस हैंडआउट की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी फ्लेमिंगो प्रोज का जो सेक्शन है उसमें हम आज के जो 2 चैप्टर्स हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यानी जो चैप्टर्स हम कौन कौन से करने वाले हैं ये बताने से पहले, यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए जो हम हर क्लास शुरू होने से पहले करते हैं, कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हम जब पढ़ते हैं तो हम उस वे में नहीं पढ़ सकते हैं जैसे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे किसी भी एक इकलौते चैप्टर का कोई वेटेज नहीं होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरी बुक को वेटेज देना होता है, पूरी किताब को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होती है, इसीलिए हमारे लिए सारे चैप्टर्स जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और फ्लेमिंगो प्रोज जब हम किताब कर रहे हैं तो आपने देखा इसमें 24 क्वेश्चंस जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 52 है, लॉन्ग आंसर्स इसी तरीके से 15 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 91। सॉल्विंग टाइम इसमें लगेगा 284 मिनट, और जब लर्न करने बैठोगे तो लगभग 395 मिनट्स यानी 400 मिनट के आसपास आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है पोइट्स एंड पैनकेक्स, और इसके बाद जो अगला चैप्टर हम करेंगे वो है द इंटरव्यू। तो ये 2 चैप्टर जो है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसको जल्दी से कर लेते हैं भाई। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है सीबीएसई 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको इस एक्सट्रैक्ट को जल्दी से पढ़ना है। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जल्दी से रीड करें। ओके, ठीक है, तो देखते हैं जरा। इसमें बात हो रही है जब स्टीफन स्पेंडर यहाँ पे विजिट करने आए थे। कहाँ पे आए थे बेटा? वो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे, तो तब की उस समय की ये बात जो है वो हो रही है। देन द पोइट स्पोक ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। जब पोइट ने बोलना शुरू किया तो उसको भी ऐसा फील कभी नहीं हुआ होगा कि उसने कभी इतनी साइलेंट ऑडियंस को यहाँ पे एड्रेस किया होगा। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। मतलब अगर वो समझाने की भी कोशिश करता ना किसी को, तो भी किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला था, बिकॉज उसकी जो एक्सेंट थी वो बिल्कुल अलग थी, वेरी ब्रिटिश, बहुत ब्रिटिशर टोन में वो बोल रहा था। होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, मतलब ये सब चलता है लगभग 1 घंटे तक। देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पोज्ड इन अटर बेफुलमेंट। तो होता क्या है, उसके बाद पोइट वहां से चला जाता है और हम सब बेफुलमेंट में रह जाते हैं, यानी हम सब कंफ्यूजन के अंदर रह जाते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो। जो एक इंग्लिश पोइट है वो फिल्म स्टूडियो के अंदर क्या कर रहा है? विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट और सॉर्ट ऑफ पीपल। तो एक ऐसा इंग्लिश पोइट यहाँ पे करने क्या आया है, इस तमिल स्टूडियो के अंदर क्यों आया है जहाँ पे इसका कोई काम नहीं है? पीपल हुज लाइफ्स लीस्ट अफोर्डेड them the possibility of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for he must have felt the sheer congruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. तो उसको भी पक्का ये चीज यहाँ पे देखकर लग रही होगी कि वो किससे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, किसी को भी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। His visit remained an unexplained mystery, और किसी को भी समझ नहीं आया कि इसको यहाँ पे क्यों बुलाया गया था। The reason for the bewilderment of the audiences, ऑडियंस इतनी कंफ्यूज क्यों थी? अननोन आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर, क्योंकि वो विजिटर को नहीं जानती थी, या फिर दैट द स्पीकर हैड नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू देम, या फिर द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट टू अ तमिल फिल्म स्टूडियो, या फिर दैट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, या फिर उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो ए, बी, सी या डी, तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। द रीजन फॉर bewilderment ऑफ द ऑडियंस इज द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट टू अ तमिल स्टूडियो। सब कंफ्यूज क्यों थे कि एक इंग्लिश पोएट यहाँ पे तमिल स्टूडियो के अंदर क्या कर रहा है। थ्रिल्स एंड ट्रिवल्स, थ्रिल्स एंड ट्रिवल्स यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है? जॉय, हैप्पीनेस, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, एक्साइटमेंट एंड पेन, या फिर शॉक एंड सरप्राइजेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट और पेन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन।
एक इन्फ्रेंस बताना है जो इस लाइन से आप समझ पा रहे हो कि कुड नॉट हैव एड्रेस मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस, मतलब आज तक उसने कभी भी स्पीच यहाँ पे भी दी होगी तो इतनी साइलेंट ऑडियंस तो उसको कभी नहीं मिली होगी। द ऑडियंस वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज, क्या ये जो ऑडियंस थी वो पूरी तरीके से बेटा कंफ्यूज थी और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, वो उस इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि पोइट क्या कह रहा है, इसीलिए बिल्कुल डेज थे, सब लोग बिल्कुल साइलेंट थे, चुपचाप बैठे हुए थे। The failure of the speaker to connect with the audience with reference to the extract in his, किस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में रेफरेंस दिया गया है कि वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा था ऑडियंस के साथ। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि वो सही से कम्युनिकेट बातचीत नहीं कर पा रहा था, उसकी एक्सेंट ही अलग थी बिल्कुल। What information in the extract reveals the fact that the people have no exposure other than to their own circle, मतलब जो लोग हैं उनका कोई एक्सपोजर ही नहीं था और वो लोग नहीं जानते थे, इस प्रकार के अलग अलग जो लोग होते हैं उनको नहीं जानते थे। तो people whose lives least afforded them to the possibility of cultivating a taste for English poetry, मतलब उनके अंदर एक इच्छा थी, एक टेस्ट था किस चीज को लेकर, इंग्लिश पोइट्री को लेकर। ये सजेस्ट करता है कि इनका जो एक्सपोजर था वो बहुत लिमिटेड था, बहुत कम था टू देयर ओन कल्चर एंड लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ये बतानी है। ऑडियंस वर एनथ्रिल्ड बाय द पोइट्स इंप्रेसिव स्पीच, लोग बड़े खुश हो गए थे स्पीच सुनकर, नहीं, गलत, फॉल्स, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया था कि पोइट यहाँ बोलना क्या चाहता है। अगला जो एक्सट्रैक्ट है वो सीबीएसई 2023 में पूछा गया, देखो जरा फटाफट से पढ़ो कौन से पर्टिकुलर चीज के बारे में है ये। ठीक है, तो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे बताया कि पहले बंगाली थे वो वहां पे लीड करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत बड़े बन गए और फिर वो स्टूडियो छोड़ देते हैं। कि वो सक्सीडेड बाय, उनके बाद एक महाराष्ट्रियन आते हैं, फिर एक धारवर कन्नड़िगा आते हैं, मतलब कन्नड़ से बिलोंग करने वाले, फिर आंध्रा से बिलोंग करने वाले, मद्रास से बिलोंग करने वाले, एंग्लो बर्मीज, फिर लोकल तमिल्स। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। और जब जिस समय में ऑल इंडिया रेडियो या फिर ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, उससे काफी समय पहले की बात है ये। ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल integration. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made poisons और lotions. तो पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना उनको पोता जाता था, बस उनके फेस पे भर भर के लगाया जाता था पैनकेक नाम का मेकअप ब्रांड। हाउ वॉज देयर नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे था यहाँ पे इतना ज्यादा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में बोलने से पहले भी मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि स्टाफ में ये सारे अलग अलग तरीके के लोग थे। बताओ जरा, या फिर कोई और ऑप्शन लग रहा है? तो देखो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पे काम करते थे। अब क्या करना है, एक सुटेबल वर्ड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में जो दिया गया है वो यूज करना है एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए। फ्रंट रियर, रैविशिंग का क्या हो जाएगा? फ्रंट रियर, फ्रंट बैक, ठीक है। रैविशिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा? हिडियस, ठीक है। तो फ्रंट और रियर जो है वो कंट्रास्ट करें, वैसे रैविशिंग और हिडियस भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। द मेकअप आर्टिस्ट कुड टर्न डैश लुकिंग पीपल, मतलब ये कहता था कि जो अच्छे दिख रहे हैं ना लोग, उनको बुरा बना सकता है, इस तरीके का ये इंसान था लुकिंग वुमेन एंड मेन। तो किस तरीके का बना सकता था ये? प्लेजेंट और अगली, ठीक है, प्लेजेंट या अगली, प्लेजेंट दिखने वाले लोगों को यानी अच्छा दिखने वाले लोगों को ये कैसा बना सकता था मेकअप मैन? अगली, बुरा बना सकता था, इतना मेकअप उनके लगा दिया जाता था। ये जो पैनकेक है ये किसके लिए यूज किया गया है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये ब्रांड नेम है, मेकअप का ब्रांड नेम है, ठीक है। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन अबव एक्सट्रैक्ट, ये आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट मेकअप डिपार्टमेंट को लेकर सही है। द मेकअप आर्टिस्ट वर्क वेलकम्ड बाय द एक्टर्स, द मेकअप आर्टिस्ट वर्क पुअरली पेड, द वर्क डन बाय मेकअप आर्टिस्ट वाज नॉट अप्रिशिएटेड, द डिपार्टमेंट एग्जिबिटेड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि पूरे डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलती थी। ब्रिंग आउट द आयरनी इन द अबव गिवन एक्सट्रैक्ट, तो क्या आयरनी है इसके अंदर कि भाई मेकअप से ना लोगों को सुंदर बनाया जाता है बट यहाँ पे और उनको बेवकूफ बुरा बनाया जा रहा था। आयरनी लाई करती है इसमें, और ये भी दिखाया जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन कितना ज्यादा था यहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले यूनिकनेस, इंडिविजुअल यूनिकनेस यहाँ पे प्रेजेंट थी। अगला एक्सट्रैक्ट जो है वो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 से 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फटाफट से एक बार पढ़ो जरा, फिर देखते हैं। So a girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication, that she had found herself
catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end, while every other member of the department wore a kind of uniform. Khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. The legal advisor wore pants and a tie, and sometimes a coat that looked like a coat of a mall, that looked like a coat of a meal. Okay, आगे देखते हैं जरा. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस. तो यहाँ पे बताया कि कैसे इस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी एक लड़की थी जो गांव से आई थी और मतलब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई थी इस एनवायरमेंट के अंदर, और किस तरीके से उसका जो एक्टिंग करियर था वो खत्म कर दिया इस लीगल एडवाइजर ने. और बताया कि वहां पे सारे लोग खादी के कपड़े पहनते थे, बस इसको छोड़कर ये पैंट टाई पहन के घूमता था. स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है ये बताना है. तो गुड एजुकेशन टू गेन नॉलेज, सिचुएशंस दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, या फिर स्मॉलर नॉट सो इम्पोर्टेंट इन एक्टिंग रोल्स, ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स. तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन उसको मिली ही नहीं कि वो और ज्यादा स्मार्ट बन सके. आगे देखो इस एनालॉजी को देखो और इसको कंप्लीट करते हैं. सील्ड क्लोज्ड, ठीक है, सील का जैसे सील और क्लोज जो है वो सिनोनिम्स हो गए, और प्रोपेल्ड तो कैटरपिलेटेड, प्रोपेल्ड और कैटरपिलेटेड एक दूसरे के सिनोनिम हो गए. द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वाज एन, मतलब जो हार्म एक्ट्रेस को पहुंचाया गया वो क्या था भाई, कि उसका जो एक्टिंग करियर था वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया था. और ये जो किया गया ये अनइंटेंशनल एक्ट था, मतलब जानबूझ के नहीं किया था, अनइंटेंशनल था, जानबूझ के नहीं किया गया था. तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है लीगल एडवाइजर को लेकर ये बतानी है, कि उसको वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी, या फिर ही एक्टेड आफ्टर थिंकिंग थ्रू थिंग्स केयरफुली, या फिर वो सारी चीजों को सोच समझ के करता था, या फिर ही डिड नॉट जेल वेल विद द अदर्स इन द डिपार्टमेंट, बाकी सारे लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं था, या फिर ही वॉज ऑलवेज ड्रेस स्मार्टली, हमेशा एकदम अच्छे कपड़े पहन के घूमता था. तो क्या हो जाएगा, वो बाकी लोगों के साथ डिपार्टमेंट के अंदर मिलजुल नहीं पाता था, उसके कपड़े ही अलग थे, ड्रेसिंग सेंस ही अलग था. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेक्सचुअल क्लू देखो दैट अलाउज द रीडर टू इन्फर दैट राइटिंग इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेट ऑफ एक्टर. तो राइटिंग जो है यहाँ पे जो लिखी गई है वो बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखा रही है उस एक्टर के प्रति, क्योंकि शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे. क्योंकि जितना ज्यादा उसके साथ उस दिन बुरा हुआ ना, उसके बाद तो वैसा हुआ ही नहीं, कि कैसे उसने थोड़ा सा चिल्लाया और उसका पूरा का पूरा जो एक्टिंग करियर था उसको एंड कर दिया. कंप्लीट द सेंटेंस विद एन appropriate explanation as per the extract. The writer uses the word uniform to refer to the outfits of the department members because like just a uniform, जैसे कि हम क्या देखते हैं, यूनिफॉर्म जो है वर्ड यहाँ पे यूज किया है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सब एक जैसे होना, ठीक है. तो मेंबर्स जो थे वो सारे सेम सिमिलर से क्लोथ पहनते थे, बस एक को छोड़कर. बताओ कौन था वो, लीगल एडवाइजर. हाउ वॉज देयर अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द मेकअप डिपार्टमेंट. इतना ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन कहाँ से आ रखा था मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, तो बहुत ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था. शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है. मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जेमिनी स्टूडियोज में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करने वाले लोग काम करते थे, चाहे बंगाली हो, महाराष्ट्रियन हो, कन्नड़िया हो, या फिर आंध्रा, मद्रास क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, लोकल तमिल्स, ये सारे डाइवर्स ग्रुप्स थे जो हार्मनी के साथ, प्यार के साथ साथ में रह के यहाँ पे काम करते थे. स्टीफन स्पेंडर की जो विजिट थी, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो इनकी विजिट थी उसको एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की तरह देखा गया जेमिनी फैमिली में. तो अशोका मित्रन ने कैसे इस मिस्ट्री को सुलझाया ये पूछा गया. तो ईयर्स लेटर अशोका मित्रन ने ये जो स्टीफन स्पेंडर की विजिट की मिस्ट्री थी इसको सुलझा दिया बाय डिस्कवरिंग, जब उनको पता चला कि स्पेंडर जो है वो द एनकाउंटर नाम की मैगजीन के लिए लिखते हैं, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है जिसके लिए वो लिखते हैं. अशोका मित्रन ने अपनी खुद की हैड सबमिटेड हिज ओन स्टोरी टू दिस मैगजीन, उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी भी यहाँ पे इसको सबमिट करी थी. एंड व्हेन ही सॉ स्पेंडर्स नेम, जब उन्होंने स्पेंडर का नाम वहां पे देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये जेमिनी स्टूडियोज क्यों आए थे, ठीक है. उनका कम्युनिज्म से भी मतलब अगेंस्ट थे वो, और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे यूजुअली उस समय में वो सारे के सारे लोग ही कम्युनिज्म के अगेंस्ट हुआ करते थे. ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण था. व्हाट डज द स्टोरी ऑफ सुबू's सक्सेस इन द फिल्म इंडस्ट्री रिवील about the importance of loyalty, creativity and versatility in this field. तो सीबीएसई 2023 में सैंपल क्वेश्चन पेपर में और 24 में ये पूछा गया. क्या पूछा गया है क्वेश्चन की सुबू की जो सक्सेस थी किसमें, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो शो करती है क्या, किस चीज को शो करती है, कि वो कितना ज्यादा लॉयल था, बहुत क्रिएटिव था. वर्सिटैलिटी यानी सारे एक्टिंग रोल्स को प्ले करना हो, या फिर पोइट्री का काम करना हो, या कुछ भी करना हो, तो वो सारी चीजों में एकदम हंस के और एकदम हमेशा आगे रहता था, पार्टिसिपेट करता था. उसकी जो एबिलिटी थी
ना हर एक रोल को अडाप्ट कर लेने की, वो बहुत डिफरेंट थी। एंड वर्क वेल विद अदर्स हेल्प हिम ग्रो इन द इंडस्ट्री, सबको मदद करता था कि सब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ग्रो करे। उसकी जो लॉयल्टी थी डायरेक्टर के साथ और क्रिएटिविटी थी उसके माइंड में, इसकी वजह से वो आदमी बहुत सक्सेसफुल बन गया और बहुत रिस्पेक्टेड भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे हाउ कैन द कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस बॉय, अभी लॉन्ग क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया कि पोइट्स एंड पैनकेक्स के अंदर हम एक कैरेक्टर देखते हैं जो कि है ऑफिस बॉय, हु हार्बर्स ड्रीम्स बी कंपेयर टू सोफी। सोफी भी गोइंग प्लेसेस के अंदर जो हमेशा सपनों में खोई रहती है बेटा, वो भी बहुत एस्पिरेशनल है कि वो एक फैशन बुटीक ओपन करेगी अपना, या फिर ऐसा कुछ करेगी, बहुत बड़ा ही करेगी, वो कुछ छोटा तो नहीं करेगी। तो ये दोनों की एम्बिशंस के सामने जो ऑब्स्टेकल्स आई, जो रुकावटें आई, they face in their respective environments, इसके बारे में बताते हैं। इन बोथ पोइट्स एंड पैनकेक्स और गोइंग प्लेसेस, दोनों में ही हमने देखा, चाहे वो ऑफिस बॉय की बात हो या सोफी की बात हो, दोनों के अंदर जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स बड़े कॉमन है, यानी जो उनके लक्षण है वो बड़े कॉमन है। दोनों के अंदर ही एम्बिशन है, ड्रीम्स है, जो कि इमीडिएट रियलिटीज को सरपास कर देते हैं। जो ऑफिस बॉय है, जैसे कि सोफी, लाइक सोफी की तरह, ड्रीम्स ऑफ अचीविंग समथिंग ग्रेटर, ही एस्पायर्स टू बी अ स्टार एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, बट इन स्टक इन अ सबऑर्डिनेट रोल इन द मेकअप डिपार्टमेंट। पर वो बनना तो बहुत कुछ, मतलब करना तो वो बहुत कुछ चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, बट वो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत छोटे से रोल के अंदर फंस के रह गया है। सिमिलरली सोफी जो है वो ड्रीम करती है बुटीक रन करने के बारे में, वो सोचती रहती है, सपना देखती है कि वो एक ना एक दिन अपना बुटीक ओपन करेगी, बुटीक रन करेगी, या फिर एक एक्ट्रेस बन जाएगी, अदरवाइज मैनेजर बन जाएगी। फिर भी वो फाइनेंशियली उसकी इतनी ज्यादा लिमिटेशंस है और फैमिली की इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि उसको काम तो, मतलब स्कूल ओवर होने के बाद कहाँ पे करना है काम, तो उसको करना पड़ेगा उस बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही। ठीक है, बोथ कैरेक्टर्स डिस्पाइट देयर सीमिंगली humble positions hold on to lofty dreams that offer them an escape फ्रॉम द करंट सर्कमस्टांसेस। तो दोनों ही सपने देखते रहते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में जी सके। हाउएवर जो सोफी है, सोफी बड़ी डिसमिसिव सी है ऑफ द प्रैक्टिकलिटी, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहना चाहती है अपने एम्बिशंस को लेकर। फोकसिंग इंस्टेड ऑफ ग्रैंड आइडियल्स, मतलब सही चीजों पे फोकस करने की जगह वो क्या करती है, वो एकदम दिमाग में ही अपनी स्टोरीज जो है वो फॉर्म करती रहती है। द ऑफिस बॉय सीम्स मोर रियलिस्टिक, जो ऑफिस बॉय है वो काफी रियलिस्टिक सा लगता है, अंडरस्टैंडिंग सा लगता है कि उसके जीवन में जो रुकावटें आ रही है वो तो आनी ही है। डिस्पाइट हिज अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस, मतलब उसके जो सपने हैं वो पूरे तो नहीं हुए हैं, बट फिर भी वो इतना ज्यादा भी ऐसा नहीं है कि डे ड्रीमिंग करता रहे। कैरेक्टर दोनों के ही रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों के अंदर ही एम्बिशन थी, बट एनवायरमेंट ऐसा था जिसने कॉन्स्ट्रेंट लगा दी, रुकावटें लगा दी और उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे। While their pursuits are met with limitations, they reflect the universal desire to transcend one's current situation and achieve something greater. दोनों ही चाहते हैं कुछ बड़ा करना अपने जीवन में। पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर के अंदर ऑथर ने यूज किया है जेंटल ह्यूमर का, मतलब मजाक का यूज किया है कुछ ह्यूमन फोइबल्स को पॉइंट आउट करने के लिए, इंसान के अंदर जो कुछ बातें होती है उनको पॉइंट आउट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे उन सारी चीजों को निकालना है, ठीक है, पिक आउट करना है और उसके बारे में बताना है। तो पोइट एंड पैनकेक चैप्टर के अंदर जब हम बात करते हैं तो ऑथर ने जेंटल ह्यूमर यानी थोड़ा सा मजाक किया है यहाँ पे ह्यूमन फॉइबल्स का एंड मेक द एक्सट्रैक्ट एंगेजिंग। इसकी वजह से ही एक्सट्रैक्ट जो है वो बड़ा एंगेजिंग बना। फॉर इंस्टेंस मेकअप डिपार्टमेंट के बाद वो बताते हैं गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, मतलब ऐसा लगता था पूरे देश के मेकअप मैन यहीं पे आ चुके हैं। हु कुड टर्न एनीवन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, मतलब कोई भी अच्छा सुंदर दिखने वाला आदमी को वो बेकार सा बना सकते थे। ये जो एग्जैजरेशन है ना ह्यूमर की जो ऐड कर देती है इसके अंदर, इससे और ज्यादा मजा आता है रीडर्स को पढ़ने में। अनदर ह्यूमरस मोमेंट कौन सा था, जब वो ऑफिस बॉय के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करने का सोचता है, हु ड्रीम्स ऑफ एन एक्टर, डायरेक्टर, या फिर वो लास्ट में होता क्या है, वो कॉट अप हो जाता है, फंस के रह जाता है एपिक स्पीचेस में ऑथर की। द ऑथर ऑल्सो जोक्स अबाउट द कंफ्यूजन ओवर द इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर का भी यहाँ पे वो एकदम कंफ्यूजन का मजाक उड़ाते हैं, जो जेमिनी स्टूडियो में आते हैं और सारी ऑडियंस को बफल करके और डेज करके छोड़ जाते हैं, बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकते। These light-hearted moments help make the text entertaining while subtly pointing out the absurdities in human nature. Human nature के अंदर जो भी अजीबियां है या जो भी absurdities हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए मजाक में भी इन्होंने सारी जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन किया है। अब इसी तरीके से जैसे हमने पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर को किया, अब हम करते हैं द इंटरव्यू चैप्टर को, जो कि हमारा अगला चैप्टर। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट जो है सीबीएसई 2023 में ये आया है, फटाफट से एक बार आप जल्दी से जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है इसको पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं द इंटरव्यू चैप्टर में, सॉरी राइट, द इंटरव्यू चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं फिर हम।
ठीक है. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my place, you are in the elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces while waiting for you, for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं, उम्बर्टो इको बता रहे हैं कि कैसे वो इंटरस्टिसेस को, यानी जो फ्री समय होता है उसका इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए. तो एक ऐसे ऑथर है वो जो संडेज में नोवेल लिखते हैं. उम्बर्टो इको की बात करूं अगर मैं, तो वो प्रोफेसर है सिमियोटिक्स के और एक ऑथर है, या फिर इंटरव्यूअर है, या फिर नोवेलिस्ट है. क्या कौन सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ सही लग रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिमियोटिक्स यानी स्टडी ऑफ साइंस. ठीक है, इसके वो प्रोफेसर है और ऑथर भी है साथ में. रैशनलाइज द सपोर्ट, रैशनलाइज करना है आपको टू सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करते हुए रैशनलाइज करना है. सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी में भी ऐसे काफी सारे खाली समय होते हैं. तो वो बताते हैं कि कैसे ourselves waiting or having short period of times when we are not occupied with task. मतलब ऐसे छोटे छोटे समय हमें मिलते रहते हैं जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, लाइक किसी का वेट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या ये सारी चीजें क्या है, ये एम्प्टी स्पेसेस है, खाली समय है. तो इसको हम प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज विद इट्स इन्फ्रेंस. तो आपको दोबारा से इस सेंटेंस को लिखना है. आई कॉल देम इंटरस्टिसेस. तो इंटरस्टिसेस जो है वर्ड है, इसको चेंज करके लिखना है. तो इंटरस्टिसेस को क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी स्पेसेस भी लिख सकते हैं, खाली समय. अब यहाँ पे जरा देखो, ये दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गिवन बिलो. ठीक है, और फिर सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है. उम्बर्टो इको वर्क्स even in the spare time between activities. Umberto Eco does not like to be interviewed. बताओ दोनों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी, या दोनों ही सही है? बताओ जरा. वन जो है वो एक्सट्रैक्ट से पता लगाई जा सकती है, बट सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि उनको इंटरव्यू देना पसंद नहीं है. तो फर्स्ट इज राइट. रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स इंटोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. तो यहाँ पे जो वर्ड है इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करके ये बताना है कि इसका जो एंटोनिम है, यानी इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो कौन सा होगा. Umberto Eco does not like to waste time. He writes an article while he is proceeding to the elevator. ठीक है, while he is waiting. ठीक है, proceeding क्या हो जाएगा, waiting. अगला देखते हैं जरा. उम्बर्टो इको व्यूज ऑन हिज मैनर ऑफ वर्क आर बेस्ड ऑन. इनका जो मैनर ऑफ वर्क है वो किस पे बेस्ड है, बताओ जरा. फैक्ट्स पे, इंटरव्यू पे, हिज ब्लॉग, या फिर हाइपोथेसिस पे? किस चीज पे वो बेस करके अपना पूरा करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं, ऐसे स्टार्टिंग से पूरी कहानी के फॉर्म में उसको बताना शुरू करते हैं. नरेशन इनका टेस्ट है. रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट. अब ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है इसको रीड करो फटाफट से, फिर हम आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary for 14th October 1892 that the day was written by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" तो इसके अंदर बताया गया इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, because it is immoral, it is a crime just as much as of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only after a few years before. H.G. Wells एक और जो दूसरे इंटरव्यूअर है, या फिर जो दूसरी पर्सनालिटी है जिनके बारे में यहाँ बताया गया, in an interview in 1894 referred to the interviewing ऑर्डील. क्या बोलते हैं इंटरव्यू को, इंटरव्यू करना ही ऑर्डील है, यानी वेरी डिफिकल्ट टास्क है, बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू. इन्होंने कई बार इंटरव्यू दिए भी हैं, और 40 इयर्स के बाद तो इन्होंने खुद ही जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया. तो रुडयार्ड किपलिंग के बारे में पहली पर्सनालिटी जो है जिनके बारे में बात करी गई है, दैट इज रुडयार्ड किपलिंग और उनकी वाइफ कैरोलिन, की उन दोनों को ही इंटरव्यूज पसंद नहीं है. 14 अक्टूबर 1892 को तो उनका दिन भी खराब हो जाता है. बॉस्टन से बिलोंग करने वाले दो रिपोर्टर्स ने उनका दिन बर्बाद कर दिया. इसीलिए वो बताते हैं रुडयार्ड किपलिंग की मुझे क्यों पसंद नहीं है इंटरव्यू, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू देना इज इमोरल, बहुत गलत है, क्राइम है, और इतना बड़ा क्राइम है जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट वो क्राइम कर दूं, एक असॉल्ट है. ठीक है, और इसकी एक पनिशमेंट होनी चाहिए. बहुत कावर्डली है, कायरता है किसी का इंटरव्यू मांगना. उसके बाद भी हमने कुछ सालों बाद देखा कि यही असॉल्ट वो मार्क ट्वेन पे करते हैं, यानी कुछ सालों बाद वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं मार्क ट्वेन का. ठीक है, किपलिंग व्यूड इंटरव्यूज विद, किपलिंग को इंटरव्यूज कैसे लगता है, कंपैशन, कंडेमनेशन, रिकंसाइलेशन या ग्रैटिट्यूड? तो हम कौन सा सही वर्ड यूज करेंगे, कंडेमनेशन, मतलब उनको इंटरव्यूज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. किपलिंग एक्सॉल्टेड, किपलिंग ने क्या बोला, डैश विद एन इंटरव्यू.
तो किसको असॉल्ट किया था, किसका इंटरव्यू लिया था इन्होंने, मार्क ट्वेन का, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ये वर्ड की सीरीज कंप्लीट करनी है, अटैक, असॉल्ट, ठीक है, कमिटेड, परपिट्रेटेड, यानी कमिटेड यानी करना ऐसा कोई क्राइम, परपिट्रेट करना। रेक्ड वर्ड का मतलब क्या है, नियरली, राविश्ड, एनहिलिएटेड, किल्ड या र्यून्ड। तो रेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, र्यून यानी बर्बाद कर दिया, ठीक है, दिन बर्बाद कर दिया। रुडयार्ड किपलिंग यूजेस द फ्रेज इट इज अ क्राइम बिकॉज ही फील्स इट इज, क्यों लगता है उनको कि ये क्राइम है, क्योंकि ये ऑफेंस है किसी पर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि ये स्पॉइलेज का है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, या ये इलीगल है, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि ऐसा लगता है किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया जा रहा है, यानी कोई गलती करी जा रही है। किपलिंग वायलेटेड हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑन इंटरव्यूइंग, किपलिंग ने खुद ही इस बात को वायलेट कर दिया था, तोड़ दिया था, जो उन्होंने खुद से बोला था, किसका इंटरव्यू लेने के बाद, मार्क ट्वेन का, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू बेटा इन्होंने लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है इसको फटाफट से पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ो जरा, ये जो गिवन एक्सट्रैक्ट है। Okay, others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. तो बताया गया है दो लोगों के बारे में अगले पैसेज के अंदर, अगले एक्सट्रैक्ट के अंदर। वी.एस. नायपॉल, जिनको इंटरव्यूज पसंद नहीं है, उनको लगता है कि इंटरव्यूज के द्वारा पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, यानी उनको घायल किया जाता है इंटरव्यूज के द्वारा। अगली जो पर्सनालिटी है दैट इज लुइस कैरोल, उनको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड को क्रिएट किया था, उनको भी बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको तो डर लगता है इंटरव्यूज के नाम से ही, ठीक है। अब देखो जरा, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज ज्यादातर लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता है इंटरव्यू, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इट इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, मतलब जबरदस्ती की दखल अंदाजी है। लाइट, डार्कनेस, ऑपोजिट, डैश, रिफ्यूज, तो कंसेंटेड, कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से बताना, ठीक है। इन प्रिमिटिव कल्चर्स बीइंग फोटोग्राफ्ड इम्प्लाइड, मतलब स्टार्टिंग में पुराने समय में लोग ऐसा मानते थे कि अगर आपने किसी की तस्वीर खींच ली है ना तो उस आदमी की आत्मा ही निकाल ली है, ठीक है। तो सोल हैज बीन स्टोलन, मतलब ऐसा मानते थे कि उस आदमी की आत्मा ही निकाल ली गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट वी नो दैट डैश नेवर एग्रीड टू बी इंटरव्यूड। हमें क्या पता चला कौन सा जो इंसान था जिसने कभी भी एग्री नहीं किया इंटरव्यू देने के लिए, लुइस, वी.एस. नायपॉल, टी.एस. एलियट, कौन था बताओ जरा, लुइस कैरोल, उन्होंने कभी भी यहाँ पे कंसेंट नहीं दिया। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर डिमिनिश वर्ड का मतलब क्या होगा, डिमिनिश वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, लेसन कर देना। अब इस एक्सट्रैक्ट में अगर मैं बात करूं, द राइटर इंडिकेट्स दैट मोस्ट पीपल, ज्यादातर जो लोग होते हैं, डैश इंटरव्यूज, मतलब उनको अच्छा लगता है इंटरव्यू, नहीं अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, डिस्पाइज, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता, वो बच के भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं जरा, हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट वैलिड रीजन डज रुडयार्ड किपलिंग हैव टू कॉल एन इंटरव्यू इमोरल, क्या वैलिड रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने बोला इंटरव्यू इमोरल है। क्यों बोला भाई ऐसा, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग का मानना ऐसा है कि इंटरव्यू इमोरल है एज ही फेल्ट इट इन्वेडेड अ पर्सन्स प्राइवेसी, क्योंकि एक इंसान की जो प्राइवेसी है उसको खत्म कर देता है, उसकी डिग्निटी को, इज्जत को खत्म कर देता है। ही बिलीव्स इट फोर्स्ड इंडिविजुअल्स टू रिवील देयर पर्सनल थॉट्स, कि वो अपने पर्सनल थॉट्स के बारे में बताएं, पब्लिकली फीलिंग्स को बताएं, जबरदस्ती उनसे पूछा जाता है, जबकि वो इंसान बताना ही नहीं चाहता, ही इज नॉट इवन इंटरेस्टिंग इन टेलिंग एनीथिंग। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यूइंग वाज एन, अगर इंटरव्यू कर रहे हो ना आप किसी को, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, वन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइफ, उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर आप इंटरफेयर कर रहे हो। How does Rudyard Kipling's refusal to be interviewed point towards the intrusive and unwelcomed nature of interviews? CBSE 2026 में सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो क्या बोल रहा है कि रुडयार्ड किपलिंग ने क्यों रिफ्यूज किया भाई हमेशा, और कैसे रिफ्यूज करते हैं वो, कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं इंटरव्यू देना, तो किपलिंग को इंटरव्यूज पसंद ही नहीं है, वो इमोरल बोलते हैं उसको। हिज रिफ्यूजल शोज, उनका जो रिफ्यूजल है वो दिखाता है दैट इंटरव्यूज ऑफन इंक्लूड पर्सनल लाइफ, लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर दखल अंदाजी होती है, ये लोगों को फोर्स करते हैं टू रिवील व्हाट दे वुड रादर कीप इट प्राइवेट, उस चीज को रिवील करने के लिए फोर्स करते हैं शायद वो इंसान जो प्राइवेट रखना चाहेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत अनवेलकम
इम्पोजिशन है, मतलब जबरदस्ती किसी पे आप इम्पोज कर रहे हो कोई चीज, और ये उस इंसान की जो क्रिएटिविटी है उसको खत्म कर देता है. What according to Umberto Eco is the belief that the most journalists and publishers have. तो वो भाई सीधे से मुकुंद को यहाँ पे बोल देते हैं कि जर्नलिस्ट जो है ना वो कंफ्यूज है. मैं इस बात पे कंफ्यूज नहीं हूँ कि मेरी किताबें चलेंगी या नहीं चलेंगी. जर्नलिस्ट ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि उनके अकॉर्डिंग लोगों को ट्रैश पढ़ना पसंद है, कचरा पढ़ना पसंद है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू Umberto Eco, ज्यादातर जो जर्नलिस्ट होते हैं या पब्लिशर्स होते हैं, दे बिलीव दैट पीपल प्रेफर इजी लाइट रीडिंग. उनको लगता है कि लोगों को ना ऐसी आसान सी चीजें पढ़ना मजा आता है जो कि उनको लगता है कि बहुत इजी है, जो कि उनको ऐसा फील होता है कि यार इसको तो इजीली पढ़ा जा सकता है. ठीक है, उनको ऐसी चीजें पढ़नी अच्छी लगती है. दे थिंक रीडर्स लाइक ट्रैश. उनको लगता है कि जो रीडर्स होते हैं उनको ट्रैश पसंद होता है, उनको डिफिकल्ट बुक्स नहीं पसंद होती है. इको इस बात पे डिसएग्री करते हैं एंड फील्स दैट मेनी रीडर्स एंजॉय चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. उनको तो लगता है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना उनको चैलेंजिंग एक्सपीरियंस बड़े अच्छे लगते हैं. इवन दो दे मे ऑल्सो एंजॉय सिंपलर एंटरटेनमेंट एट टाइम्स. कई बार तो उनको सिंपल जो एंटरटेनमेंट्स होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं. Umberto Eco हैज अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन. उनकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन है नॉवलिस्ट की तरह. जब द नेम ऑफ द रोज जो उनकी किताब थी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन आया है, तो फिर उसके बाद भी उनको क्यों नहीं पसंद है कि कोई उनको नोवेलिस्ट बोले. Umberto Eco feels uneasy about being called a novelist. वो कहते हैं मैं भाई नोवेलिस्ट नहीं हूँ, मुझे नोवेलिस्ट की तरह कंसिडर मत करो. मैं पहले एक प्रोफेसर हूँ, मैंने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम जो है वो इसी चीज में दिया है. ही राइट्स नोवेल इन हिज फ्री टाइम. मैं तो बस खाली समय में नोवेल्स लिखता हूँ. नॉट हिज मेन वर्क. उनकी जो मेन वर्क है वो ये नहीं है. ही आइडेंटिफाइज मोर विद एकेडमिक्स. वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे एकेडमिक्स के साथ, पढ़ाई लिखाई की चीजों के साथ जोड़कर देखता है. एंड प्रेफर्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज स्कॉलरली अचीवमेंट्स. वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ लोग मुझे जाने, बट मेरे स्कॉलरली अचीवमेंट्स के लिए जाने, मेरी नॉवेल्स के लिए बस मुझे ना जाने कोई. क्या उम्बर्टो इको को अच्छा लगता है कि उनको नोवेलिस्ट की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? अगर आपको अपने सपोर्ट में यहाँ पे जो आंसर है वो देना है. सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से. उम्बर्टो इको को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनको कोई नोवेलिस्ट की तरह आइडेंटिफाई करे. वो प्रेफर करते हैं कि मुझे प्रोफेसर की तरह ही समझा जाए, और मैं अकेडमिक से अपने आप को ज्यादा रिलेट करके देखता हूँ. मैं अपने आप को कभी भी नोवेलिस्ट नहीं मानता हूँ. What does the God that failed refer to? इसका मतलब क्या है? The God that failed जो थी वो एक किताब थी, आपको याद आया, जिसमें 6 फेमस राइटर्स के नाम थे who were once communist but later rejected the ideology. जो एक समय में कम्युनिस्ट हुआ करते थे, बाद में उन्होंने ये जो आइडियोलॉजी थी वो बंद कर दी थी. The title suggests that communism which they once believed in strongly failed to meet their expectations और ideals. की ये जो चीज थी वो यहाँ पे देखने को मिली. आगे देखते हैं. What evidence from the textual जो रिवील है इससे क्या पता चलता है? रुडयार्ड किपलिंग डिड नॉट वॉक द टॉक. किस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं? रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे स्ट्रांगली अगेंस्ट है इंटरव्यूज के. वो उनको इमोरल बताते हैं, कजॉल्ट बताते हैं, और कहते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ह्यूमन से. और फिर भी उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया कुछ सालों पहले, और ये दिखाता है कि किपलिंग हमेशा अपनी बातों पे टिकते नहीं है. वो अपनी बातों पे जो बोल रहे हैं हमेशा जरूरी नहीं है कि वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं. ठीक है, आया समझ में अच्छी तरीके से? आई होप आपको ये जो पूरा पार्ट है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट जो हमने पढ़ा पोइट्स एंड पैनकेक्स का, एंड जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा वो पढ़ा द इंटरव्यू का, ये दोनों ही पार्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. और अब इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हो, अगला जो चैप्टर हम कर रहे होंगे जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे वो है द गोइंग प्लेसेस. गोइंग प्लेसेस एक ऐसा मजेदार चैप्टर है ना कि वो एकदम जल्दी से फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम पोइट्री का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे. काम आपको एक ही करना है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा रीड करो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, आंसर्स को लिखते जाओगे. जितनी बार प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, उतना ज्यादा जो स्पेलिंग्स है उनको अडॉप्ट कर लोगे, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाओगे कहाँ पे क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है. सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. आया समझ में? तो अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो. अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम आगे का जो पार्ट है वो कर रहे हो. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास. बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे.